our motto, that is aim, is we have to design a good database. And for what is the criteria for the good database? कोई बताएगा मुझे क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एक अच्छे database डिजाइन की? रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड। और क्या? और क्या? और क्या हो सकता है? कंसिस्टेंसी। Consistency, these are the characteristics of the DBMS, right? दो चीजें मैंने हमने बात की थी कि जब भी हम डिजाइन करते हैं तो एक तो रिडंडेंसी मिनिमम टू मिनिमम होनी चाहिए, और दूसरा कि जो एनोमलीज हैं, एनोमलीज वेदर इट इज इंजर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली और अपडेशन एनोमली, राइट? सो दीज शुड बी वेरी मिनिमम, right? We have to minimize these things. We have to minimize the redundancy. We have to minimize the anomalies exist in the relational database. Do you know about the what is the ingestion anomaly? कोई बताएगा? Aditi, can you tell me about the ingestion anomaly? Yes, sir. Can you tell me the ingestion anomaly? No, sir, right now I don't remember. Hello? Okay. तो कौन सी अनोमली? इंजर्शन जब भी हम डाटा को इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है? राइट? जब भी हम डाटा को इंसर्ट करते हैं तो आपका डाटा में, आपके रिलेशनल डाटाबेस में वो जो भी डाटा आप इंसर्ट करना चाहें वो इजीली इंसर्ट हो जाए। बात समझ में आ रही? अगर कोई ऐसी आपकी कंडीशन या ऐसा कुछ ऐसा आपके डाटाबेस में जिसकी वजह से आप कोई भी डाटा को इंटर ही नहीं करा पाए, राइट, दैट इज कॉल्ड सम प्रॉब्लम विद द डाटाबेस, राइट, इज ए बैड डिजाइन ऑफ द डाटाबेस। जैसे अगर हम देखें, आपने अभी एसक्यूएल किया था तो हमने जब टेबल क्रिएट की थी तो कुछ वैल्यूज को हम इनपुट कर रहे थे, करते थे, इंसर्ट इनटू द डाटाबेस, राइट, इंसर्ट इनटू द टेबल, टेबल नेम दिया और हमने डाटा को इंसर्ट किया। यू कैन इजिली इंसर्ट दैट डेटा, राइट, बट समटाइम वी आर नॉट एबल टू इंसर्ट द डेटा इनटू द सिस्टम। व्हाई? क्या रीजन हुआ करता था? कोई बताएगा? What will be the reason in that? क्योंकि हमारा जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है उसमें हमने मतलब वो साइज या फिर जो भी मतलब वो ऑलरेडी डिफाइन कर रखा होगा। ठीक है, जैसे अब हम बात करें, अगर हम एक डेटाबेस ऐसा लें, हमने पिछला कंपनी डेटाबेस देखा था सभी ने? याद है कुछ कंपनी डेटाबेस के बारे में जिसमें एम्प्लॉय का रिकॉर्ड था, डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड था, ठीक है, प्रोजेक्ट्स के रिकॉर्ड था, और हमने क्या किया था, एक चीज कि डिपार्टमेंट कई सारे लोकेशंस पे है, राइट, या प्रोजेक्ट कई सारे लोकेशंस पे एग्जिस्ट कर रहे थे, ये था, तो प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट की लोकेशन को हमने अलग कर दिया था। करा था कि नहीं करा था? याद है कुछ? मैं आपको वो स्लाइड दिखा देता हूं एक बार फिर से, वेयर वी हैव टू सीन दैट। आपको ये कंपनी डेटाबेस दिख रहा है सभी को स्लाइड में? यहाँ पे देखिए, जो हमारी प्रॉब्लम थी, अगर यहाँ पे हम देखें इस स्लाइड में, see, the company is organized into departments. Each department has a name, number, and an employee who manage the department.
We keep track of the start date of the department manager. A department may have several locations. See, if this is the statement regarding a department for a company. So in that you have to see the department is associated with their name, कि क्या डिपार्टमेंट का नाम होगा, क्या उसका डिपार्टमेंट नंबर होगा, कौन से एम्प्लॉय उसको मैनेज कर रहा होगा, ठीक है, और वो एम्प्लॉय का मैनेजर का स्टार्ट डेट क्या था। इसके अलावा हमें अगर देखें तो यहाँ पे एक और चीज हमने दी हुई है, ए डिपार्टमेंट में हैव सेवरल लोकेशन। दैट मीन्स डिपार्टमेंट में लोकेटेड इन सपोज दिल्ली, नोएडा, कानपुर, लखनऊ, दैट मीन्स सेवरल लोकेशन। If we want to enter into that, see, if we see this slide, in that department is associated with their attribute like name, number, manager start date, इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, लोकेशन। अगर हम ऐसा ही केवल ऐसा ही एंटिटी डिजाइन करते तो क्या हम अगर इसमें एंट्री करते जैसे कि नेम, जैसे कहें कि नेम ऑफ द डिपार्टमेंट इज रिसर्च, ठीक है, नंबर इज 1 2 3, मैनेजर कोई भी हमने मैनेजर नंबर दे दिया 1 2 3 4 5, मैनेजर स्टार्ट डेट सपोज 10 अक्टूबर, ठीक है, और लोकेशन है उस रिसर्च डिपार्टमेंट की जैसे दिल्ली, नोएडा, ठीक है, कानपुर और लखनऊ, ठीक है, 4 लोकेशंस में है, ठीक। तो क्या होता कि हम यहाँ पर क्या कर रहे होते कि हम एक ही डिपार्टमेंट के जो नेम, नंबर, मैनेजर स्टार्ट डेट सबको लोकेट कर रहे होते। अगर आपने केवल इसकी एक एंट्री ली होती है, फॉर एग्जांपल एक ही कॉलम लिया होता लोकेशन, बट इन ए लोकेशन यू हैव टू एंटर 4 वैल्यूज, you have to enter how many values, 4 values, but in case of the RDBMS it is not allowed. So this is a kind of a bad database design. In that, what is it is a bad database design. So we have to again divide this department location in case you have seen in that, see, तो आपने अगर देखा होगा जब मैंने इसका आरडीबी में वो ईआर डायग्राम डिजाइन किया था, तो हमने डिपार्टमेंट लोकेशन बिल्कुल अलग ले लिया था, डिपार्टमेंट विद देयर लोकेशन। अगर देखें तो देखिए हमने जब इसका ईआर डायग्राम बनाया था, सी देखिए यहाँ पे जब हमने इसको एंट्री देखो, ये कंपनी डेटाबेस का अपने डेटाबेस देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, तो देखिए ये डिपार्टमेंट की अलग हमने एंट्री ली और डिपार्टमेंट लोकेशन हमने डिफरेंट ले लिया, सो दैट यू कैन इजीली यू हैव टू, जो ये इंफॉर्मेशन रिपीट होनी थी वो हमने रिपीटेशन यहाँ पे हमने रिड्यूस कर दिया, इसको अलग अलग टेबल बनाई। एक में डिपार्टमेंट जिसमें हमने डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नंबर, एमजीआर एसेसन और एमजीआर स्टार्ट डेट, दूसरी टेबल क्रिएट की जिसमें हमने डिपार्टमेंट लोकेशन देखी कि अगर डिपार्टमेंट की अगर जैसे यहाँ पे 5 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है देखो, ठीक है, तो इनकी एक अलग से बना ली जिससे कि रिपीटिशन कम से कम हुआ है। देखिए ये सारी एंट्री जो रिपीट होनी थी वो हमने यहाँ पे रिड्यूस कर दी, जबकि यहाँ पर वो एंट्री आ रही है, ठीक है। तो जितना मिनिमम से मिनिमम रिडंडेंसी होगी दैट विल बी योर गुड डाटाबेस, राइट। सो इन दैट यू कैन से whenever we create any database, your database must be good enough that contain minimum number of redundancy and minimum number of anomalies in terms of the insertion, ki whenever we insert in any record into the
relational database, it must be inserted easily. Similar case, whenever we delete any record from the database, it must be deleted easily. And whenever we have to update any information, that information must be updated easily, right? So these are the anomalies that will be associated with the relational database. So for good database design, we have to reduce the redundancy and we have to reduce the anomaly. So we have also seen in this unit what is the functional dependency, what are the different kinds of functional dependency, what are the inference rules, how we can find the closure of any attribute, and how we can also find the closure of functional dependency. So using these two properties, closure of attribute set, we can find the keys of the relational database, and also we have to minimize the functional dependency set that will cover all the particular functional dependency that exists in the database, right? So these things we have already discussed in this unit, right? यहाँ तक तो आप लोगों ने किया होगा, शायद रिवाइज भी किया हो. अगर यहाँ पे डाउट हो कोई पॉइंट पे किसी भी कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, टाइप्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या क्या होती हैं, इन्फ्रेंस रूल्स जो आर्मस्ट्रांग एक्सियम्स होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके कौन कौन से थे, रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है, और ऑगमेंटिंग होता है, और ट्रांजिटिव होता है, और यूनियन होता है, ठीक है, डिकम्पोजिशन होता है, और सीडो ट्रांजिटिव होते हैं. ये रूल्स आपने देखे ही होंगे. इसके अलावा हाउ टू फाइंड द क्लोजर ऑफ एनी एट्रीब्यूट, how to find the keys of the keys of the relational schema, and how to find a minimal cover set, right? So today we are moving towards the normalization of relation. So it's very important. So what is the normalization? Normalization is the process of decomposing unsatisfactory bad relation by breaking up their attributes into smaller pieces. What is the meaning of that? It is a kind of a process by which we have to decompose a bad relational database schema into the sub schema, but we have to keep all the attributes, right, in those sub schemas, right? And why we are doing it? We are doing it because we have to design a good database that contains minimum number of redundancy and minimum number of anomalies, right? So when we decompose any relation into sub-relation or sub-schema, then that particular sub-schema will be in some normal forms, right? So whatever the condition, using the keys and averages of relation, satisfy whether a relation schema is in a particular normal form or not, right? So we have to divide or decompose the relation into the sub-schema. That is process of normalization. If we decompose any relation into sub-schema, then we call that particular sub-schema is in a particular normal form, right? बात क्या है कि नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप एक रिलेशनल स्कीमा जो कि बैड रिलेशनल स्कीमा है उसको गुड रिलेशनल स्कीमा में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, हम उसको डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोजिशन के बाद जो रिलेशनल स्कीमा बनता है वो पर्टिकुलर रिलेशनल स्कीमा एक पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म में है, राइट? सो in the case of normalization, the process of analyzing the given relational schema based on their functional dependency and primary key to achieve the desirable properties. What kind of property we have to achieve using the normalization process? We have to minimize the redundancy, we have to minimize the insertion, deletion and updation anomalies, and we have to ensure the data dependency. What is the meaning of the data dependency? That means अगर कोई एट्रीब्यूट किसी के थ्रू डिटरमाइन किया जा रहा है, ठीक है, that means there exists some functional dependency. Let x determine y. कोई भी x एट्रीब्यूट है वो y एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, तो y functionally dependent on x. So that we have to ensure कि आप जब डिकम्पोज कर रहे हैं रिलेशन को तो ये डिपेंडेंसी भी प्रिजर्व होनी चाहिए, राइट? So for designing a good database, we have to consider two more properties. One is called the lossless join or non-additive join property.
And second property is known as dependency preservation property. These are very important properties of good database design. One is lossless join. It ensures that the spurious tuple generation problem doesn't occur with respect to the relation schema created after decomposition. What is the meaning of that? Whenever we have to decompose any relation into the sub relation in schema, right? अगर एक रिलेशन स्कीमा को आपने कई सारे रिलेशन स्कीमा में डिवाइड कर रखा है, ठीक है, डिकम्पोज किया है, अगर हम इन सारे डिकम्पोजिशन जो आपने डिकम्पोज किए हैं रिलेशन, उन सबको ज्वाइन करें, ठीक है, ज्वाइन करने के बाद आपके ओरिजिनल स्कीमा आना चाहिए, ठीक है, जो आपके ओरिजिनल वैल्यूज हैं वही आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ स्पूरियस मींस एक्स्ट्रा टपल्स आपके एग्जिस्ट कर जाए, होता है। देखिए अब आप अगर हम कहें, अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं, अगर हमने डिकम्पोज इस तरह से किया और फिर उसके बाद ज्वाइन करें, तो जो ओरिजिनल हमारा डाटाबेस था जिसमें हमें ये वैल्यू डालनी थी, हो सकता है उसके अलावा भी कुछ आपके टपल्स आ सकते हैं, तो उनको कहते हैं स्पूरियस टपल, राइट। तो जो प्रॉब्लम है वो हमारी रिड्यूस होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर गुड डाटाबेस डिजाइन कर रहे हैं तो जो भी हमने डिकम्पोजिशन किए हैं तो वो कैसा डिकम्पोजिशन होना चाहिए? लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन। कैसा डिकम्पोजिशन होना चाहिए? लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन, जिसको हम और क्या कहते हैं? नॉन एडिटिव ज्वाइन प्रॉपर्टी, नॉन एडिटिव ज्वाइन डिकम्पोजिशन। कि जब हम उनको जो डिकम्पोज रिलेशन है उनको जब हम ज्वाइन करें तो हमारे ओरिजिनल फॉर्म और कोई एक्स्ट्रा टपल ना आए। कभी कभी आते हैं एक्स्ट्रा टपल, तो उनको रिड्यूस होना चाहिए। दूसरा है डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टी। जो हमारी ओरिजिनल रिलेशनल स्कीमा है, जो उसमें जितने भी डिपेंडेंसी हैं वो सारी की सारी प्रिजर्व होनी चाहिए, किसमें? जो डिकम्पोज रिलेशन है। बट इन दीज टू प्रॉपर्टी, dependency preservation property is desirable, not essential, while lossless join or non-additive join property is essential. अगर आपने जो डिकम्पोज किया है, अगर लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन नहीं है तो वो आपका अगेन एक बैड रिलेशनल डाटाबेस डिजाइन होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसेंशियल प्रॉपर्टी क्या है? लॉसलेस ज्वाइन। इसेंशियल प्रॉपर्टी क्या है? लॉसलेस ज्वाइन। जबकि डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या है? डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन। इस डिपेंडेंसी प्रिजर्व हो ये बहुत अच्छी बात है, बट अगर कहीं आपकी डिपेंडेंसी लॉस हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके स्पूरियस टपल्स नहीं आने चाहिए। स्पूरियस टपल्स मतलब एक्स्ट्रा टपल जो आपके रिलेशनल में डाटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो नहीं आने चाहिए, राइट। So when we talk about any normalization process, we have to again know about what is the super key, what is the candidate key, what is the primary key, what is the prime attribute, and what is the non-prime attribute. These will play an important role in normalization process. Super key सभी को पता ही है, पता है ना? कौन बताएगा सुपर की के बारे में? आदित्य, आदित्य कुमार, रोल नंबर 15। आदित्य, आर यू देयर? नो आदित्य। आदित्य, रोल नंबर 14। आवाज आ रही है भाई? हेलो। यस सर। ये आदित्य कहाँ है? दोनों आदित्य 14 एंड 15 जरा बुला लो अगर आपके जानकार हैं किसी की, कहीं क्लास तो अटेंड करें। इसे वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है ना, इजीली समझ में नहीं आता। नंबर 1 मैं बताऊं, बहुत लोग छोड़ देते हैं इसको। दूसरा, ये सबसे ज्यादा गेट एग्जाम या जितने भी आपके पीएसयू एग्जाम होते हैं उन सभी में पूछा जाता है, ठीक है। कंपल्सरी एक क्वेश्चन होता है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। साथ में आपके जब भी इंटरव्यू में बैठोगे इनके बारे में जरूर पूछा जाता है, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन बहुत होता है। अगर एक बार समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे ही रहेगा। कोशिश करिए, ठीक है।
क्लास अटेंड करिए नॉर्मलाइजेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको दोनों आ गया तो आपकी डीएमएस है नहीं कुछ खास, डीएमएस बस आप पढ़ते जाइए हो जाएगा। बट यहाँ पे जहाँ पे डिकम्पोजिशन करना, क्योंकि आपको समझना है कि क्या है अल्टीमेटली, कैसे डिकम्पोज किया जाना चाहिए रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, कौन बताएगा? अक्षय शर्मा जी आप हैं? अक्षय शर्मा? अक्षय शर्मा भी नहीं है। अमन तो हो गई, अमन गर्ग? यस सर। अमन गर्ग, हाँ बताएंगे सर हमें कैंडिडेट की, सुपर की और प्राइमरी की के बारे में। सुपर की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है और प्राइमरी की? सर प्राइमरी की सर वही होता है जो मतलब पूरे डेटाबेस में एक यूनिक की होती है, जिससे कि हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब डेटाबेस को कुछ यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो तो वो प्राइमरी की से होता है। अच्छा, सर और कैंडिडेट की? सर जो कैंडिडेट की डेटाबेस डिजाइनर सिलेक्ट करता है वो प्राइमरी की होती है। ठीक है, गुड। और कैंडिडेट की क्या है? सर कैंडिडेट की भी सर यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए ही होती है डेटाबेस में। बट कैंडिडेट की और प्राइमरी में क्या डिफरेंस है? सर कैंडिडेट की मतलब ज़्यादा हो सकती है, पर जो डेटाबेस डिजाइनर ने एक सिलेक्ट की होगी वही प्राइमरी की होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। बट कैंडिडेट की कैसे निकलती है? सर कैंडिडेट की सुपर की यूज करके निकलती है शायद, सर याद नहीं है। सुपर की से, वेरी गुड। हाँ, मनीषा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुपर की एंड कैंडिडेट की? मनीषा, जी सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुपर की एंड कैंडिडेट की? सर अभी तो उतना याद नहीं याद है। नहीं। अनन्या, कैन यू टेल मी? अनन्या, यस अनन्या सर। आर यू देयर? यस हाँ, सर। बताएंगे बेटा कि सुपर की और कैंडिडेट की में क्या डिफरेंस है? सर एक कैंडिडेट की सुपर की हो सकती है, लेकिन सुपर की कैंडिडेट की नहीं हो सकती है। ऐसा क्यों? सर कैंडिडेट की में सर एग्जैक्टली तो याद नहीं है। कैंडिडेट की में अगर हम 0 या मोर एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं तो वो शायद वो बन जाती है सुपर की। सर याद नहीं है। याद नहीं है। आकांक्षा आप बताओ। सर सुपर की हम उसको ले सकते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे, और कैंडिडेट की हमारा मिनिमल सबसेट ऑफ सुपर की होता है। बिल्कुल सही, मिनिमल सबसेट ऑफ सुपर की। While in the case of the super key, there may be one or more attribute that uniquely identify a tuple in a relation. While a candidate key is a minimal subset of super key. हम उसी सुपर की से कैंडिडेट की को निकालते हैं, और कैंडिडेट की में से एक को डेटाबेस डिजाइनर सिलेक्ट करता है एज ए प्राइमरी की, राइट? दैट मींस बोथ all three are the same, but the concept is same, but we have to minimize your number of attributes, right? And rest of the key, जिसमें हमने एक को प्राइमरी की मान दी, तो रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट की बिकम अल्टरनेटिव की, राइट? ठीक है, तो जो एट्रीब्यूट कैंडिडेट की में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनको कहते हैं प्राइम एट्रीब्यूट। ध्यान रखिएगा, क्योंकि बार बार आएगा ये चीज कि प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं। ए प्राइम एट्रीब्यूट मस्ट बी ए मेंबर ऑफ सम कैंडिडेट की। प्राइम एट्रीब्यूट क्या है? ए प्राइम एट्रीब्यूट must be a member of some candidate key. That means any attribute which participated in a candidate key is called the prime attribute or key attribute, right? While those attributes which are not participated in candidate key is called the non-prime attribute or non-key attribute. Clear हो रही है डिफरेंस कि प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं? प्राइम एट्रीब्यूट वो होते हैं जो कि कैंडिडेट की में पार्टिसिपेट करते हैं, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट वो होते हैं जो कि कैंडिडेट की में
पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? कि प्राइम एट्रीब्यूट कौन हो गए? जो कैंडिडेट की में पार्टिसिपेट करते हैं, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हैं? जो कैंडिडेट की में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नाउ, so on the basis of different kind of normalization process, we have following type of normal form. We call it first normal form, second normal form, third normal form, BCNF, that is called bifurcated normal form. All these normal form are classified, or these are based on keys and FDs of relational schema. While fourth normal form is based on keys and multi-value dependency. These are called multi-value dependency. Means till now we have seen a functional dependency, that means x to y, where x functionally determines the value of y. While there is some kind of dependency in which from one value we can determine multi-value, right? जैसे किसी एक स्टूडेंट का पास एक से ज्यादा फोन नंबर है, ठीक है, होते हैं, so that means the phone number, there may be more than one phone number, so number of phone numbers can be determined by using one of the student ID से हम उसके नंबर को निकाला जा सकता है, ठीक है। Similarly, there is one more function, one more normal form, that is the fifth normal form. This is also based on keys, but consider the joint dependency. Another kind of a dependency that is called joint dependency, right? So you have seen first, second, third, BCNF, then 4NF and 5NF. This is a hierarchy in that first, second, third, BCNF, 4NF and 5NF, right? So one by one we discuss all these normal forms. So first normal form, so very important. A relation R is in first normal form if and only if it has only single valued attribute. Clear this point? What is this? The definition of the first normal form. A relation schema R is in first normal form if and only if it has only single valued attribute, that is atomic values. See here, one of the example here. See, if we have a relation that is employee project that contain SSN, P number, hours, E name, P name, and P location, that is social security number, project number, hours, number of hours employee works over the project, employee name, project name, and P location. See here, in this, is it in first normal form? This relation schema is in first normal form? Anyone? Can you No, tell me? sir. Is it in first normal? Because P location जो हमने कंपनी के बारे में डिस्कस किया था कि P location, that means project location. There may be more than one location in that. So this is a kind of attribute which called a multi-valued attribute. कैसा attribute होगा? Multi-valued attribute. ध्यान रखिएगा, ये कैसा attribute है? Multi-valued. कोई भी रिलेशनल स्कीमा आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तभी होगा जब उसके अंडरलाइंग जो एट्रीब्यूट होंगे वो सिंगल वैल्यूड होंगे, एटॉमिक होंगे। बात तो समझ में आ रही? तो यहाँ पे देखिए, सोशल सिक्योरिटी नंबर आपका यूनिक हो सकता है, सिंगल वैल्यू हो सकता है, प्रोजेक्ट नंबर यूनिक होगा, सिंगल वैल्यू होगा, आवर्स, ठीक है, कितने आवर्स वर्क किया एक ही वैल्यू आएगी, किसी का नाम भी एक ही होगा, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है उस प्रोजेक्ट का नाम भी एक ही होगा, एक से ज्यादा नाम नहीं हो सकता है, बट प्रोजेक्ट लोकेशन में भी मोर देन वन. So this is a kind of a attribute that contain multi-value. So we can say this employee project relation is not in first NF. इसमें नहीं है, first NF में नहीं है. So we have to decompose this relation into first NF by taking all the attributes such that we have to manage all the attribute in sub relations. So here कैसे हमने किया? SSN, P number, hours, E name, P name. ये P लोकेशन की वजह से ही ये दिक्कत में था. P लोकेशन को अगर हम डिकम्पोज किया एक रिलेशन बनाते हैं, तो बट ये P लोकेशन किसकी है? P लोकेशन किसी प्रोजेक्ट की होगी, तो इसलिए P लोकेशन विद P नंबर, P लोकेशन विद P नंबर. तो हमने एक नया रिलेशन बनाया जिसका नाम दे दिया लोकेशन. और ये किसकी लोकेशन? प्रोजेक्ट की लोकेशन. किस प्रोजेक्ट की कौन सी लोकेशन है. So now
you can see here all the attribute here now become a single value, right? And यहाँ हर बार आपकी P नंबर पे एक लोकेशन आती जाएगी, तो that is that. So now this now become as a relation in first normal form. Clear this point सभी को कि कैसे हो रहा है? अगर यहाँ पे ये रखे होते तो कई बार रिपीटेशन आ रही होती, वैल्यू को हम डाल नहीं पाते, बट यहाँ पे हमने अलग कर दिया P location with P number. Then now you can easily, maybe here multiple values are there for a P number 111 location is different, ठीक है, तो यहाँ हो सकता है, राइट? बट इसके साथ में कई सारे और भी एट्रीब्यूट की वैल्यू रिपीट कर रही थी यहाँ पर, ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या किया, डिकम्पोज करके दो रिलेशन में कन्वर्ट कर दिया, एक एम्प्लॉय प्रोजेक्ट और एक लोकेशन। एम्प्लॉय प्रोजेक्ट में वो वैल्यू जो उसके मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो रखी, और दूसरे में हमने P नंबर विद P लोकेशन। सो नाउ सी हियर, दीज आर नाउ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। क्लियर हो रही कि व्हाट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म? A relation schema R is said to be in first normal form if all underlying domain of the relation is unique or atomic. क्या होना चाहिए? एटॉमिक होनी चाहिए। एटॉमिक का मतलब है सिंगल वैल्यू, राइट? सिंगल वैल्यू आपके एट्रीब्यूट होने चाहिए, तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है। क्लियर हो रही कि व्हाट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सभी को? बताइए। यस Yes, सर। sir. यस सर। चलिए, नाउ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। A relation schema R is in second normal form if and only if it is in first normal form, and every non-key attribute depends on a key, not a subset of a key. Clear this point? A relation schema R is in second normal form if and only if it is in first normal form. यानी कि जो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है पहले वो किसको सेटिस्फाई करे? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को। ध्यान रखिएगा, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म किसको सेटिस्फाई करेगा? पहले, सबसे पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इसके अलावा every non-key attribute depends on a key, not a subset of it. That means every non-key attribute fully functional dependent on key attribute, not a partial dependency. That means if any relation schema contain a partial functional dependency, then that relation schema is not in second normal form. क्लियर हो रही कि नॉन की एट्रीब्यूट जो आपका है वो फुल्ली डिपेंडेंट होना चाहिए। मतलब बात कर रहे हैं, जैसे कि हम बात करें, सपोज हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, हमारे पास एक रिलेशन स्कीमा हमने कहा है R, जिसमें A B, C, D कोई भी है हमके रिलेशन, ठीक है, और हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी कुछ स्टेप्स हैं, A डिटरमाइन, ठीक है, B C, ठीक है, एंड फाइन, A डिटरमाइन B डिटरमाइन C, ठीक है, B determine D and C determine D. For example, एक हमने एग्जांपल लिया A to B, B to D and C to D, राइट? तो क्या आप मुझे बता सकते हो इस रिलेशन की कैंडिडेट की क्या है? इस रिलेशन की कैंडिडेट की क्या है? कोई? एनीवन? AC। इसकी कैंडिडेट की बन गई AC। क्लियर? दो एट्रीब्यूट नहीं थे। दैट मीन्स
अगर हम बात करें तो हमारे पास ये एक जो कैंडिडेट की बनेगी जिसमें दो वैल्यू होंगी, एक तो ए होगा और एक सी होगा, राइट, ए सी। अब अगर हम देखें यहाँ पर ए डिटरमाइन बी, यानी कि हेलो या ए डिटरमाइन देखिए ए डिटरमाइन बी, तो यहाँ पे देखिए बी जो है हमारा नॉन की एट्रीब्यूट है। बी जो है हमारा नॉन की एट्रीब्यूट है, ध्यान रखिए ये जो बी है हमारा नॉन की एट्रीब्यूट है, क्योंकि ये हमारी ए सी हमारी कैंडिडेट की है, देखिए जिसमें ए और सी दोनों मिलकर डिटरमाइन कर रहे हैं सारे रिलेशन को। तो बी जो है वो नॉन की एट्रीब्यूट वो किस पे डिपेंड हो रहा है, बी इज डिपेंडेंट ऑन ए। तो बी क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी है। यहाँ पर ए टू बी किस टाइप की डिपेंडेंसी हो रही है, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। सो वी हैव टू डिकम्पोज इट, राइट, ए बी के बी ऐसा नहीं होना है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कहता है कि आपकी कोई भी जो डिपेंडेंसी है वो फुल्ली होनी चाहिए, मीन्स होल पे डिपेंडेंट होना चाहिए, पूरे पे, ना कि पार्शियल। ध्यान रखिएगा कोई भी डिपेंडेंसी है वो कैसी होनी चाहिए, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए, ना कि पार्शियल। तो जो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म कहता है कि ए रिलेशन स्कीमा आर इज इन second normal form if it is in first normal form and it holds the fully functional dependency। सिंपल टर्म में क्या होना चाहिए, फुली फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए, यानी कि पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। बात आती है चलिए करते हैं। राइट, सो once again a relation R is in first second normal form if and only if it is in first normal form, and every non-key attribute depends on a key, not a subset of a key। ध्यान रखिएगा ये। That means all non-prime attribute of R must be fully functionally dependent on a whole key of the relation, not a part of the key। तो अगर हम इसमें चेक करेंगे तो क्या चेक करेंगे, सिंगल एट्रीब्यूट की और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अगर ऐसा कोई वॉल्यूशन हो रहा है तो हम उसको चेक करेंगे, राइट। तो एक एग्जांपल देखिए जो आप लोग करिए। सपोज कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन स्कीमा विद द फंक्शनल डिपेंडेंसी, इज इट इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, इफ नॉट डिकम्पोज इट इनटू द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। सिचुएशन है, पहले आप चेक करिए कि क्या ये जो रिलेशन स्कीमा है जिसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी भी दी है, ठीक है, वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है। अगर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है तो ओके, अदरवाइज यू हैव टू डिकम्पोज इट इनटू द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है? हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। अब मुझे बताइए कि क्या ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है? नो सर। क्यों नहीं है बताइए, क्या करना होगा सबसे पहले? क्योंकि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पी लोकेशन मल्टी वैल्यूड है। पी लोकेशन भी है यहाँ पर, ठीक है, वेरी गुड। तो पी लोकेशन को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करिए सबसे पहले। अभी हमने इसको इस वाले से पहले वाले एग्जांपल में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में बताया ही था कि ऐसे रिलेशन को हम किस में डिवाइड करेंगे,
फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। तो पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में डिवाइड करें, करिए, बताइए क्या आएगा। सर तो जब डिकम्पोज करेंगे तो एसएसएन और पी नंबर दोनों ही लेने पड़ेंगे ना? नहीं, आप की जो फंक्शनल डिपेंडेंसी बोल रही है उसी हिसाब से। अब मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, एक है कि एसएसएन और पी नंबर दोनों मिलके ठीक है, ये डिटरमाइन कर रहे हैं आवर्स को, ठीक है। इसके अलावा हमारी सेकेंड एफडी है जो कहती है एसएसएन नाउ डिटरमाइन ओनली ईएनएम। ठीक है, और देखिए यहाँ पर पी नंबर जो कि डिटरमाइन कर रहा है पी नेम को और पी लोकेशन को। ये तीन हमारे पास हुए, ठीक है, पी नंबर को और पी लोकेशन। इन दैट केस क्या करना होगा, अब हमें चेक करना है कि इसकी कैंडिडेट की क्या है। वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होगी, कैंडिडेट की में हमें निकालना पड़ेगा क्या होगी कैंडिडेट की, बताइए। हम सभी का निकालेंगे। देखिए एसएसएन का क्लोजर निकालेंगे तो क्या आएगा, दैट इज नाउ बिकम एसएसएन ई नेम। एसएसएन से ई नेम आ रहा है तो वो आ जाएगा इसमें, और इसके अलावा नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। बट अगर हमने पी नंबर भी ले लिया साथ में, अगर नंबर से ले जाते तो हमारे पास यही दोनों आते, पी नेम एंड पी लोकेशन। अगर हम इसके साथ में नंबर को भी ले लेते, ठीक है, तो आ जाता पी नंबर भी आ जाता इसमें, ठीक है। और क्या आ जाता, पी नंबर पी नेम भी आ गया, क्योंकि पी नंबर से पी नेम जा रहे हैं तो पी नेम भी आ गया। और क्या आ जाता, इसके अलावा लोकेशन भी आ जाता, और इसके अलावा पी एस एन पी एन एम है ही तो इससे आवर्स भी आ रहा है, तो आवर्स सारा देखिए रिलेशन स्कीमा आर को डिफाइन कर रहा है ये। तो इसका मतलब हमारी कैंडिडेट की क्या बन गई, सी के बन गई हमारी क्या, एस एस एन एंड पी नंबर, यानी कि हमारी जो कैंडिडेट की बन रही है वो एस एस एन और पी नंबर से बन रही है। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए ये फुल्ली डिपेंडेंट है, ये किसमें है, ये वाली एफडी किसमें है, पार्शियल है कि फुल फंक्शन डिपेंडेंसी। ये एफडी कैसी है बताएगा कोई, एसएसएन पी नाम आवर्स को डिटरमाइन कर रहा है।
Full functional dependency. फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, वेरी गुड। और ये वाली एसएसएन टू इनेम, ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, वेरी गुड। चलिए और ये दूसरी वाली बताएंगे कैसी है? ये कैसी है ये बताएंगे? सर पार्ट, ये पहले वाली फुल केवल एसएसएन, ये केवल एसएसएन पे ही डिपेंड कर रहा है, ना कि पी एसएसएन पी नंबर। जबकि पूरी कैंडिडेट की आपकी वन क्या रही, एसएसएन है पी नंबर, ठीक है। तो ये केवल किस पे डिपेंड कर रही होंगी, एसएसएन पे। तो ये कैसी किस टाइप की है, ये है पार्शियल। और ये वाला पी नंबर टू पी नेम एंड पी लोकेशन, ये किस टाइप की डिपेंडेंस है? Partial. ये भी पार्शियल है। क्लियर हो रही ना बात, कौन कौन सी फुल है, कौन कौन सी पार्शियल है। यानी कि इन दोनों की वजह से हमारा सेकेंड एनएफ में नहीं है, नॉट इन सेकेंड एनएफ। सेम इसमें भी, ठीक है, ये तो हो सकता है। तो जो हमारा सेकेंड एनएफ कहता है, सेकेंड एनएफ कहता है कि ए रिलेशन आर, आर इज सेट टू बी इन, आर इज सेट टू बी इन सेकेंड एनएफ if फर्स्ट थिंग, दो पॉइंट है। पहला पॉइंट है क्या, क्या होना चाहिए बताते हैं बेटा, क्या होना चाहिए? ये आर किस में होना चाहिए सबसे पहले सेकेंड एनएफ के लिए? आर मस्ट बी इन, आर मस्ट बी इन फर्स्ट एनएफ। ध्यान रखिए, पहले किस में होना चाहिए, फर्स्ट एनएफ। तो फर्स्ट एनएफ किसकी वजह से नहीं है, ये पी लोकेशन की वजह से। तो पी लोकेशन को अलग कर दीजिए, तो आपके पास एक रिलेशन स्कीमा बन गया R1 और एक बन गया R2, जिसमें R2 में दो चीजें ही, ये पी लोकेशन किसके थ्रू डिटरमाइन किया जा रहा है, पी लोकेशन डिटरमाइन किया जा रहा है केवल पी नंबर से। तो हमारे पास R2 में दो एट्रीब्यूट हो गए, एक तो पी नंबर हो जाएगा, और पी लोकेशन हो जाएगा। मोस्ट कम नहीं कर रहा। R2 में जो हमारा R2 रिलेशन है वो बन जाएगा P नंबर और साथ में आ जाएगा P लोकेशन, ठीक है। और जो R1 रिलेशन बनेगा वो बनेगा कौन सा, जिसमें आ जाएगा हमारा SSN, ठीक है, और P नंबर, ठीक है। बाकी कौन कौन से एट्रीब्यूट और बचे हुए हैं देखिए, SSN, P नंबर, P ई नेम, ई नेम, then P name और कुछ फीचर आवर्स, ठीक है। ये हमारे R2 के रिलेशन में आ जाएंगे, सॉरी, ठीक है। अब अगर हम R1 रिलेशन को देखें, R1 रिलेशन में जो हमारे कैंडिडेट की बन रहा है वो SSN और P नंबर है। तो इसमें हमारे, इसमें से क्या क्या हटाना है, इसमें से हमें ये हटाने हैं जो भी हमारे उसके हैं। तो हम क्या करें, इसको फिर से R1 को ब्रेक कर दें। R1 को हम ब्रेक करेंगे तो फिर कैसे आएगा, R1 नाउ ब्रेक एज R11। पहला रिलेशन देखिए क्या बनेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, देखिए SSN और P नंबर ये किसको डिटरमाइन कर रहे हैं, SSN P नंबर किसको डिटरमाइन कर रहे हैं, आवर्स को। तो हमारे पास एक रिलेशन बन गया आवर्स, बिकॉज हियर आवर्स इज टोटली डिपेंडेंट ऑन SN। अब कौन सा पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी बना रहा था, कौन पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी बना रहा है, ये सारे लोग पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी बना रहे थे, ठीक है। तो यानी कि हमें देखिए P नेम इज आल्सो डिटरमाइंड बाई किसके थ्रू हो रहा है,
पी नेम एसएसएन के थ्रू आ सकता है कि नहीं आ सकता है? ठीक है, तो हम क्या करें, in that we have to convert it into like R1 R12 और इसमें आपकी बात की SSN इसके साथ आएगा ई नेम के साथ, ठीक है, और R13 जो हमारा है वो वहां पे देखिए क्या नाम है, पी नंबर, ठीक है, पी नंबर विथ पी नेम, ठीक है, हम इसको ले सकते हैं पी नंबर विथ पी नेम, ठीक है। हमारे पी नंबर से पी नेम आ रहा है, पी नंबर से पी नंबर से, ठीक है, पी नंबर से पी नेम आ जाएगा, ठीक है, एसएसएन से ये आ जाएगा और एसएसएन एफ नंबर से आवर्स आ जाएंगे। देखिए ना हमारे पास सारा R2 एक पी नंबर पी लोकेशन, अब आप चाहो तो यहाँ पर आप पी नंबर, क्योंकि अब यहाँ पे एक ही वैल्यू है, ठीक है, दोनों से डिटरमाइन किया जा सकता है, तो आप इस पी नंबर को पी लोकेशन के साथ भी रख सकते हैं। तो हमारे पास 3 रिलेशन डिकम्पोज होते आ रहे हैं, R11 जो कि हमारा एसएसएन पी नंबर जो कि आवर्स को डिटरमाइन कर रहा है, एक R12 जो कि एसएसएन एंड पी नेम को डिटरमाइन कर रहा है, एक R13 जो कि पी नंबर पी नेम से हम पी लोकेशन को डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो सी है ऑल दीज आर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इन दैट डिपेंड ऑन दिस कैंडिडेट की। यहाँ पे कैंडिडेट की कौन सी बनेगी, यहाँ पे कैंडिडेट की बनेगी पी नंबर, ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट की कौन सी बनेगी एसएसएन, और यहाँ पे कैंडिडेट की कौन सी है SSN and P number, right? So these are the all relation that comes in the second NF. That comes in second NF. Clear हो रहा है ये बात? कि how we can decompose all these relation in? हाँ। R12 और R13 तो पार्शियली डिपेंडेंट है ना? ये तो उसमें थे R में। जब हम इस वाले रिलेशन की बात करेंगे ना, तब इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी है, क्योंकि ऐसे आपकी जो कैंडिडेट की बन रही है एसएसएन और पी नंबर को मिला के बन रही है, समझ रहे, इसलिए हमने इसको डिकम्पोज किया सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या है कि अब हमारा कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। देखो अब आवर्स पूरा इस पे डिपेंडेंट है, ई नेम किस पे डिपेंडेंट हुआ, केवल एसएसएन पे, इसमें पी नंबर तो नहीं आया, इसमें पी नेम में पी लोकेशन किस पे डिपेंड होंगे, पी नंबर पे, राइट। सो सी हियर ऑल दीज आर इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। और बताओ कुछ डाउट हो? लेकिन हमारी कैंडिडेट की तो एसएसएन और पी नंबर थी, तो अगर पी नेम, ये ओरिजिनल रिलेशन है, ये जो रिलेशन दिया है इसमें है ये कैंडिडेट की हमारी क्या बन के आ रही है एसएसएन एंड पी नंबर, बट आपने अगर डिकम्पोज कर दिया है तो डिकम्पोजिशन में एट्रीब्यूट अलग अलग होंगे, रिलेशन भी अलग अलग होंगे, तो उसमें जो एट्रीब्यूट होंगे उसमें कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेंगी उसके बिहाफ पे हमें प्रत्येक कैंडिडेट की निकालनी पड़ेगी। अब इस रिलेशन के लिए कैंडिडेट की क्या होगी, अगर आपके पास फंक्शनल डिपेंडेंसी ये वाली है एसएसएन एंड टू पी नम टू एवर्स, तो कैंडिडेट की क्या होगी एसएसएन एंड पी नंबर होगी कि नहीं होगी? अब ये ओरिजिनल रिलेशन नहीं रहा, जो ओरिजिनल रिलेशन पहले था। अब आप इस करिए क्या इसमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म एग्जिस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? ओरिजिनल रिलेशन तो आपका ये है, बात समझ में आ रही? इसमें ऑब्वियस हमारी कैंडिडेट की एसएसएन और पी नंबर है, बट आपने डिकम्पोज किया है तो अब आपके पास कैंडिडेट की भी डिफरेंट होगी। इस रिलेशन में जो दो एट्रीब्यूट है कौन सी कैंडिडेट की होगी एसएसएन, इन रिलेशन में कौन सी कैंडिडेट की पी नंबर, ऑब्वियस। तो सी है क्या जो हमारी डेफिनेशन कहती है कि इट इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ओके, इट इज इन और मस्ट बी इन केस ऑफ कि एवरी नॉन की एट्रीब्यूट फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की और कैंडिडेट की। तो यहाँ पे कैंडिडेट की हमारी पी नंबर है फुल्ली डिपेंडेंट हो रही है, दैट्स ओके, इट इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, राइट। ठीक, और जैसे एग्जांपल है ये देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन स्कीमा विद एवरी, टाइम हो गया है, ओके टाइम हो गया, तो ये वाला आप नोट
ये नोट कर लीजिए, आप लोग ये कल मुझे करके दिखाएंगे, नोट कर लीजिए। अभी आप लोग जाएंगे नहीं, मैं अटेंडेंस भी ले लेता हूँ साथ में। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं? ओनली 44। सभी को बोल दीजिए प्लीज अटेंड करें क्लास। ठीक है, आप लोगों का टाइम हो गया तो आप लोग कर सकते हैं। ये नोट कर लिया क्वेश्चन? Consider a finite Yes, sir, relationship of कर the is it in second normal form? If not, decompose it into the second normal form. कि एवरेज भी जरूर नोट करिएगा। And see here, all are the country name, lots number, area, price, tax rate, all are a single value rate. That means this relation is already in first NR. So you have to convert it into the second NR. Important है, करके दिखाइएगा, ठीक है? Now you can leave.